जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं और आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं मोनोकल्चर यानी एकल खेती करने का तरीका। तो हम जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर चीज का इसी तरह से दो पहलू होता है। तो हम एडवांटेज की बात कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि मोनोकल्चर जो है ये हमको ज्यादा से ज्यादा हाई यील्डिंग यानी कि ज्यादा ज्यादा फसल देती है और ज्यादा से ज्यादा हमको प्रॉफिट देती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमको जो डिमांड है, हमारी बढ़ती जनसंख्या है, उसकी आवश्यकताओं को ये पूरी करती है क्योंकि ये हाई हाई यील्डिंग है। लेकिन इसका क्या है कि कुछ साइड इफेक्ट भी है। जो हम एकल खेती करते हैं उसका साइड इफेक्ट भी है, यानी कि हमको जैसे इसकी कुछ क्षति भी भुगतनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एकल सिस्टम में जो खेती करते हैं वो एक ही खेती हम बार बार करते हैं एक ही जमीन पर। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ की जमीन की जो उर्वरक क्षमता होती है, यानी कि जो हमारा धरती है उसका न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी या न्यूट्रिएंट्स जो पावर हम बोलेंगे वो कम हो जाती है। और कम होने के कारण क्या होता है कि फिर हम ज्यादा से ज्यादा हम उसमें हाई यील्डिंग चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें खाद यानी फर्टिलाइज का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमको खेती करने में सहायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है सो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि वो भी क्षति हो जाती है, उसकी क्षति हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसका प्रभाव हम दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। धरती यहाँ तक कि बंजर भी हो जाती है इससे। अब मैं ये चीज मैम को मैं दे रहा हूँ। मैम आप किसी को बोलिए, मैम कोई बोलेगा। सजेशन देते रहे। हाँ तो आप सब में से कोई भी बोल सकते हैं। मोनोकल्चर का क्या हेलो हेलो। हाँ बोलिए नीरज। हेलो मैम। तो हाँ मैम, मैं नीरज कुमार, रोल नंबर 14, डीएलएड फर्स्ट ईयर। मैं इसका डिसएडवांटेज बोलने जा रहा हूँ कि ये मोनोकल्चर का डिसएडवांटेज क्या है। इसका यस मैम, इसका मैं फर्स्ट डिसएडवांटेज ऐड करना चाहूँगा कि जैसे रंजीत जी ने बोला कि ठीक है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इससे, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है मैम कि अगर कोई एक किसान है बहुत अपना वो पूरा जिसके पास उसके पास जितना लैंड है उस पर वो पूरा एक ही सेम क्रॉप लगाया हुआ है, और जब भी हाल ही में हम देख रहे हैं लोकस्ट अटैक, टिड्डी दल का जो हमला हो रहा है, जो पाकिस्तान और ये अफ्रीकन टिड्डियां हैं वो आके हमारे फसलों को नष्ट कर देंगे पूरा का पूरा फसल। ऐसे में मैम ये जो एक होता क्या इसमें फसल का पूरा बर्बाद होने का भी इसमें चांसेस रहता है। कभी तो ये लोकस्ट अटैक हो सकता है या कभी सूखा की वजह से या कभी बाढ़ आ गई तो पूरा का पूरा फसल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे में जो फार्मर्स होते हैं हमारे वो उनको इकोनॉमिक शॉक लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मोनोकल्चर का। यस मैम, आई हैव डन। अब नेक्स्ट पॉइंट किसी और को मैम दीजिए। मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ मैम। एकल खेती का मतलब हो गया कि एक ही आदमी मतलब खेती उगाता है। एकल खेती में जिसे है कि जैसे हम एक फसल अगर हम उगाते हैं, अगर फसल मतलब बर्बाद हो गया तो उसका नुकसान भी हमें को भुगतना पड़ता है। एकल खेती में धरती की उर्वरता की क्षमता भी कम जाते हैं जी। एकल खेती करने का मतलब इससे नुकसान हुआ तो भुगतना भी हम ही को पड़ेगा। धरती की उर्वरक क्षमता को कम करता है, धरती को ऊसर बनाता है, खेतों में कीटनाशक पैदा करता है, यानी कोई भी संख्या बढ़ाता है, कीड़ों की संख्या बढ़ा देता है, धरती के नीचे पानी को दूषित करता
है, फसल को दूषित करता है, ज्यादा पानी खाता है, प्रदूषण फैलाता है। अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो हम खेत में ही उसको जलाते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाता है। जी मैम। जैव विविधता से भी हानि होती है इसमें। अधिक जैव विविधता वाले कल्चर एक ऐसा ही है कि वरदान भी है और अभिशाप भी है। अभी वरदान तो हम लोग समझ चुके, लेकिन अभिशाप वरदान से भी बढ़कर अभिशाप है, क्योंकि वो एकल खेती बार बार एक ही क्रॉप को बोया जाता है कि लगाया जाता है, तो उसकी नमी जो होती है वो अच्छी वाली नमी, जो जमीन की जो अच्छे वाले कृमि भी होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि किसान का ये होता है, ये मित्र होता है केचुआ। जी मैम, केचुआ मित्र होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि केचुए भी नष्ट हो गए हैं। रासायनिक उर्वरक ये जो छिड़काव कर करके एक ही फसल को किसान बो रहा है, इस वजह से केचुए भी नष्ट हो गए हैं और किसान को बहुत भारी लॉस हो रहा है। मैम, मैं अनीता कुमारी, डीएलएड फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 21। एकल खेती में तो किसान का फायदा रहता है, क्योंकि वो एक ही चीज के बार बार लगाता है, तो उसे तो उसकी जानकारी होती है कि किस समय इसकी कटाई होगी, किस समय बुआई होगी, ये तो उसको जानकारी है, तो उसको अगले बार बोने में फायदा। लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी होता है कि उसकी एकल खेती में कि अगर वो बार बार एक ही चीज को बोएगा, उसी पर आश्रित रहेगा, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो वो अगर फसल नष्ट हो गया तो उसको तो हानि होगी, वो भूखा रह जाएगा। अगर एक ही फल पे आश्रित रहेगा तो भूखा रहना पड़ेगा, उसकी नमी भी चली जाएगी। अगर बार बार एक ही फसल उगाएगा, अगर दूसरा फसल उगाएगा तो उसकी उर्वरा शक्ति तो पहले ही कमजोर है, उसके लिए फिर से उस पे दूसरे तरह का खाद डालना होगा। थैंक यू मैम। मनीषा कुमारी इस बात को आगे बोलना चाहूंगी मैम। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मनीषा जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। ठीक है मैम। रोल नंबर 5 में मनीषा कुमारी, डीएलएड फर्स्ट ईयर। मैं कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात तो ये हमारी जमीन की उर्वरकता को तो कम करता ही है, साथ में ये जो हम खाद पानी अत्यधिक जो यूज करते हैं कीटाणुनाशक दवाइयों, इन सब का पारिस्थितिकी तंत्र पे भी असर पड़ता है, जिससे कि हमारे बहुत सारे जीव जंतु भी विलुप्त हो रहे हैं और वातावरण में बहुत सारी जहरीली गैसें भी उत्पन्न हो रही है, जिससे कि अम्लीय वृष्टि होती है। और ये अम्लीय वृष्टि जो है वो पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसके पत्ते जो है पीले पीले हो जाते हैं, इससे पेड़ पौधे बहुत सारे फसल भी नष्ट हो जाते हैं। और साथ में हमारा जो ग्राउंड वाटर लेयर है वो भी कम होते जा रहा है, साथ में दूषित भी होते जा रहा है, क्योंकि इसमें हम पानी का यूज करते हैं इसकी खेती के लिए। और साथ ही ये हमारे ऑलआउट डेवलपमेंट में भी हमें नुकसान ही पहुंच जाता है, क्योंकि अगर हम एक ही प्रकार का भोजन खाते रहेंगे तो इससे हमारा दिमाग, ब्रेन और शरीर पूरी तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये हमारे ऑलआउट डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। थैंक यू मैम। मैम हम बोले? हेलो बोलिए बोलिए संजना, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। इससे बायोलॉजिकल कंट्रोल एलिमिनेट होता है मैम, मतलब कि नष्ट कर देता है। हेलो मेरी आवाज मैं इंस्टॉलमेंट में आ रही है आवाज। बोलते रहिए। बताइए। हेलो संजना। यस मैम, बोल रहे थे
बोल रहे थे कि मैम बायोलॉजिकल कंट्रोल को एलिमिनेट कर देता, मतलब नष्ट कर देता। बार बार एक ही फसल उगाने से जमीन भी बंजर हो जाती है, और कभी कभी ओवर प्रोडक्शन, मतलब एक ही फसल बार बार उगाने से उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बोल जिसकी वजह से मार्केट में सामान बढ़ जाता और इसका प्राइस घट जाता है, जिसकी वजह से मजदूर को इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है कि एक ही फसल उगाने से उसका सामान बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है मैम। और सोल को भी डिग्रेड कर देता है, मतलब सोल को भी बर्बाद कर देता है बालू को एक ही फसल बार बार उगाने से। दैट्स ऑल मैम, थैंक यू। हेलो, यस मैम, ये मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जो पेस्टिसाइड्स का जो ज़्यादा यूज होता है वो हमारा जो पराग क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनेटर्स जो होता है, नेचुरल पॉलिनेटर्स जो जैसे मधुमक्खियाँ और मकड़ी, स्पाइडर्स, वो उनको भी मैम वो काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाती है, क्योंकि इसमें दो तरह के ये बैक्टीरिया होता है जिसको ये जो पेस्टिसाइड वो किल कर देता है। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया और बाइफोलो बैक्टीरियम होता है, जो कि जो बीज है, मधुमक्खियां हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये इन्हीं दो बैक्टीरिया को मार देता है ये पेस्टिसाइड, जिससे कि ये बीज जो है वो यंग स्टेज में ही मर जाती है और इनकी संख्या कम होती है। तो इस वजह से जो हमारा नेचुरल पॉलिनेटर्स है उनकी संख्या भी घट रही है, और इस तरह से ये इकोसिस्टम को भी प्रभावित कर दे रहा है। थैंक यू। चलिए दूसरा कोई माइक संभालिए भाई। जैसे कि इसमें अभी हम देखें कि इसके हाई जितना भी फर्टिलाइजेशन यूज होता है और पेस्टिसाइड यूज होता है, इससे एक दूसरा भी प्रभाव पड़ता है, जो निगेटिव प्रभाव पड़ता है हमारे वो है प्रदूषण पर। यानी कि ज्यादा केमिकल यूज करते हैं हम और ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि रासायनिक चीजें रहती है जो इनऑर्गेनिक रहती है और वो हमारे धरती पर ही भी रहती है, और वो जो है क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में फैलते जाती है धीरे धीरे हमारे वातावरण में, फिर उसके बाद वायुमंडल में, और इससे क्या होता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज पर भी, क्लाइमेट चेंज को इम्बैलेंस कर देता है। जो हमें बारिश होनी चाहिए सही टाइम पर, वो हमारा बारिश नहीं होता है सही टाइम पर। अगर मान लो कि ठंड आना चाहिए तो वो भी नहीं होता है। यानी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको भी प्रभावित करती है ये। और कोई एक बात कहना चाहूंगी मैम, ये जो नहीं बोले हैं वो एक बार पहले बोल लो फिर आप। अच्छा बोले मैम? हाँ बोलिए, जब नहीं कोई बोल रहा है तो बोलिए। ये शहरों में जो है जनसंख्या विस्फोट की समस्या भी उत्पन्न है, क्योंकि इसके फायदे को देख के शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है शहर में अत्यधिक जनसंख्या की अधिकता हो जाती है और शहर पे जनसंख्या का भार बढ़ते जाता है, तो जनसंख्या विस्फोट की भी समस्या उत्पन्न होती जाती है। कैसे? और ये जो है कहीं ना कहीं हमारे, हेलो बोलिए, नीरज कुछ जवाब देना चाह रहे हैं उसका। यस मैम, ये एयर पोल्यूशन को इंक्रीज, ये हम मोनोकल्चर जो एग्रीकल्चर का फॉर्म है, ये एयर पोल्यूशन को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, और फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें से अमोनिया रिलीज होता है, और बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री हैं वो उससे जो निकलते हैं पोल्यूटेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फेट्स, ये सब मिलके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स का निर्माण करते हैं जो आसानी से हमारे ब्लड स्ट्रीम और इवन लंग्स तक पहुंच जाते हैं और हम डेडली डिजीज का शिकार हो जाते हैं। तो मैम ये एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है ये मोनोकल्चर से। एक केमिकल जो होता है कंपाउंड यहाँ से रिलीज होता है, बाकी इंडस्ट्री से, और दोनों मिल के एक स्ट्रॉन्गर पॉल्यूटेंट का निर्माण करता है, तो जिसका खोज पाना बहुत मुश्किल है, इसको काबू करना भी बहुत मतलब ये इम्पॉसिबल है। यस मैम। अभी जो अनीता, ये मनीषा जो बोली, उसकी बात का जवाब कोई देगा? जो मनीषा बताई कि जनसंख्या वृद्धि होती है, इसका कोई जवाब देगा? यस मैम, ये जनसंख्या इन टर्म्स ऑफ ये मैम मोनोकल्चर से क्या होता है, ये पोल्यूटेंट्स जो
पेस्ट्स हैं उनकी जनसंख्या काफी वृद्धि होती है, क्योंकि वो एक ही, अगर उनको ये पता होता है कि यार इतना बहुत बड़े एरिया में एक ही तरह का क्रॉप उगाया जा रहा है, तो वहाँ तो उनको आसानी से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स और वो फेवरेबल कंडीशन, जिसकी वजह से वो अपनी संख्या को ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये और उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, और कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, मोर एंड मोर यूज ऑफ मोर एंड मोर पेस्टिसाइड, जो कि फाइनली ये जमीन से होते हुए हमारे क्या बोलते हैं, भूमिगत जल है उसको भी प्रदूषित कर देता है और फाइनली हमारे फूड चेन में आ जाता है। तो ये इस तरह से प्रभावित करते हैं। यस मैम। मनीषा जी का वैसे क्वेश्चन क्या था? मनीषा क्या बोली, आप एक बार और दोहरा दीजिए तो। मैम मेरा कहना था कि लोग एकल खेती के फायदे को देख के, मोनोकल्चर के फायदे को देख के शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि कम पूंजी में कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है, तो लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे शहरों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और शहरों में, नगरों में जनसंख्या की विस्फोट जैसी स्थिति भी बनती जा रही है। मतलब नगर पर अत्यधिक दबाव पड़ता जा रहा है। मेरा ये कहना था मैम। हाँ, इसकी बात का जवाब यह। यस मैम, मैं बोलना चाहूंगा कुछ। हाँ बोलिए मैम। ये जनसंख्या विस्फोट ये तो एक तरह से बोला जा सकता है कि इकोनॉमिकल बैलेंस, लोग शहर में जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज में वो अपना योगदान देते हैं, और जो फार्मर्स हमारे हैं वो तो एग्रीकल्चर में देते हैं। तो ये तो एक मार्केटिंग चेन है मैम, वहाँ पे सप्लाई चेन एक तरह से कह सकते हैं कि शहर को लेकर जो चीज, जो उनका जो भोजन हैबिट होगा, फूड हैबिट्स होगा, वही फार्मर्स ग्रो करेंगे, उसी का लार्ज स्केल पे खेती होगा। तो ये डायरेक्टली मोनोकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। जनसंख्या विस्फोट ये इररिलेवेंट है इससे, मुझे जहां तक लगता है। ये तो बैलेंस है, ये इकोनॉमिकल बैलेंस इसको कह सकते हैं कि कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे तभी तो फार्मर उस भोजन उगाएंगे, फिर उसके बाद उनको पैसा मिलेगा। अब सब तो सारा तो इंडस्ट्री में नहीं आ सकता, या सारा फार्मिंग में तो नहीं जा सकता। ये इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे मैम एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम विलेज टू टाउन, फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, ऐसा ये नहीं। इसका और कोई जवाब देगा, और कोई बोलेगा? पॉपुलेशन की बात को यहाँ पर हाँ। मनीषा जी का कहना ये हुआ कि जो शहरों की पॉपुलेशन है, शहर की जो पॉपुलेशन है उसमें विस्फोट होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग लिमिटेड स्कोप में पैकेट बेस्ड, कम समय में फ्राई फूड या जंक फूड टाइप का जल्दी से जल्दी चाहते हैं काम करना। तो क्या होता है कि लोग इसको अट्रैक्ट करने में लोग क्या होता है कि गांवों से शहरों में आ रहे हैं। तो शहरों में आने से क्या हो जाएगा कि मान लीजिए जनसंख्या है 10 और इसको अट्रैक्ट मैंने कि लोग सोचा कि नहीं हमको कम से कम समय में मैंने अच्छा चीज मिल जाता है और हम उसको हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो लोग क्या करता है कि गाँव से शहरों में आता है, तो शहर की एक लिमिटेड मैंने कि उसकी लैंड है, उसकी मान लो कि रहने का जगह है। तो क्या होगा कि अगर गाँव से अगर डायरेक्ट शिफ्ट होगा अगर शहर की ओर, तो क्या होगा कि वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो शहरों में जनसंख्या विस्फोट होने का चांस है। ये मनीषा जी का कहना हुआ, जहां तक मैं समझा। तो शहरों में इम्बैलेंस होता है। मेरा यही कहना था, शहरों में इससे क्या होगा कि गांव और शहर दोनों में इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या मान लिया गाँव में मान लिया 10 आदमी रह रहे हैं और शहर में 1000 आदमी रह रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा लैंड है, अब मान लीजिए कि 2 किलोमीटर का गांव में है, वहां पर 2 ही आदमी रह रहे हैं, और शहर मान लीजिए 2 किलोमीटर का, वहां पर 50,000 रह रहे हैं। तो क्या होगा कि गैदरिंग बढ़ गई, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विस्फोट होने के चांस हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि टेररिज्म हो सकता है, फाइट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, ये सारी चीज हो सकती है। बहुत प्रकार की समस्या। और कोई अर्चना, अनीता, आप लोग जवाब दीजिए। ये जो बात कर रही हैं, कोमल भी है मैम, कोमल भी है। कोमल बोलिए। सबीना, आप भी इसका जवाब दे सकती हैं। अनीता जी मैम बोलिए। ये जो मनीषा का कहना तो सही था कि लोग गांव को छोड़कर शहर में आ रहे हैं रोजगार के चलते अपने। इसका मोनोकल्चर से क्या रिलेशन है? मोनोकल्चर इसको कहाँ से प्रभावित करता है? इसको क्लियर किया जाए मैम, मुझे लगता है ये क्लियर आंसर नहीं आ पाएगा इसका। यही कर रहे हैं, पहले और लोगों से सुन लिया जाए।
मोनोकल्चर मैम। से इसका क्या रिलेशन है? मोनोकल्चर से मैम रिलेशन है कि वो एकल खेती कर रहा है तो उसको मान लीजिए नुकसान हो रहा है, वो लग रहा है कि दिन भर हम मेहनत कर रहे हैं पर उतना फायदा नहीं हो पा रहा है, तो चलो शहर की ओर कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो उसको मल्टीकल्चर के लिए कौन मना कर रहा है? नहीं, एक्चुअली मैम क्या है कि एक्चुअली मैम यहाँ पर ये बात है कि जो शहरों का डिमांड है वो पर्टिकुलर सेक्शन में, यानी मोनोकल्चर जो पर्टिकुलर जो है फसल उगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कॉर्न हो गया, कोई मान लीजिए कि जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि रेडीमेड फूड लोग चाहते हैं, यानी पैकेट बेस्ड फूड चाहते हैं, और उससे क्या होता है कि लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं हम जो है सो अगर हम शहर में रहेंगे तो हमको वो चीज मिलेगा। तो क्या होगा कि गाँव में जो खेती होती है, मोनोकल्चर होती है, वो पर्टिकुलर सेक्शन में खेती करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉर्न का या मान लीजिए सूरजमुखी का, तो उसका पर्टिकुलर अगर क्योंकि उसका डिमांड है हमारे पास, वो शहरों से डिमांड बढ़ता है, तो वो शहरों से डिमांड बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। अगर हम उसी तरह से अगर मोनोकल्चर हम बार बार वैसा ही खेती हम करेंगे तो वैसा ही हमको आदत पड़ जाएगा, वैसा ही आदत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, वैसा ही फूड हम चाहेंगे, तो वैसा फूड चाहेंगे तो ये हमको अट्रैक्ट करेगा शहर की तरफ, तो गांव की संख्या कम होगी और शहर की संख्या ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं मोनोकल्चर हमको हैबिचुअल बना रहे हैं, मतलब कि एक ही तरह के फसल को उगा करके और हमको एक आदत में डाल रहे हैं कि भाई आप इसी चीज को खाएं। नो मैम, कोमल कोमल मैम मैम हाँ मुझे हाँ कुछ बोलिए बोलना है इस बोलिए टॉपिक पे। मैम बोलिए बोलिए मोनोकल्चर बोलिए। हमें आदत नहीं बना रही है, एक्चुअली हमारा जो जो भोजन की आदतें हैं, जैसे कि अभी अभी लोग जो फिटनेस फ्रीक हैं वो ब्राउन राइस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो किसान को क्या करना पड़ेगा, अभी ब्राउन राइस का मार्केट में ज्यादा प्राइस है, तो किसान क्या करेगा, वो ब्राउन राइस का खेती करेगा लार्ज स्केल पे। तो जो जो हमारा जो पॉपुलेशन का डिमांड है, जो हमारा मार्केट का डिमांड है, वो फोर्स करता है मोनोकल्चर के लिए मैम, ना कि मोनोकल्चर फोर्स करता है मार्केट को या लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि लोग प्रभावित करते हैं उसको। फूड हैबिट अगर उनका चेंज तो किसान ज्यादा देखेंगे, अच्छा लोग तो ज्यादा ये फसल खाए, ये चीज मतलब उनको अच्छा लग रहा है, वो उसी चीज का वो खेती करना शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू होता है मोनोकल्चर और इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज यहाँ से लिंक है, और दूसरे जगह से इसका लिंक है ही नहीं मैम। यस मैम। देखिए हर चीज का प्रोज एंड कौन होता है और कोई और एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है, ऐसा नहीं मोनोकल्चर को ये पॉपुलेशन करता है इन्फ्लुएंस और पॉपुलेशन को मोनोकल्चर करता है, दोनों तरफ। एक मिनट रंजीत जी, और कोई बोला, और कौन बोल रहे हैं? मैम राइस तो व्हाइट ही उगता है तो उसको बनाया जाता है, उबाल कर ब्राउन बनाया जाता है। नहीं तो वो तो है ना, जब उसना चावल है, अरवा चावल है, वो वाकई में कि व्हाइट ही होता है, लेकिन उबाल कर लाल चावल भी होता है। ये कैसे कह रहे हैं कि व्हाइट ही होता है? लाल चावल जो भनली, आपके चंपारण का जो चावल एक जमाने में उसको भनली कहा जाता है, और ये रेड है वो। हाँ, और ये लाल चावल जो है ना, आपको केरल में जब कोई मेहमान आता है ना तो उस लाल चावल का भात बनाया जाता है। और मैम बासमती राइस, ये सब तो एग्जांपल है मोनोकल्चर का मैम। हाँ, मैंने उसके कहने का मतलब है कि जो वो कह रही है कि चावल तो व्हाइट ही होता है, बनाया जाता है, नहीं एक भदई आता है, भादों में एक चावल होता है ना जो रेड होता है, और बाकी जो ब्राउन चावल या उसे उबाल कर जो कहा जाता है उसना और वगैरह, वो सब बनाया जाता है। ये मैम रिसेंटली मखाना ये सब क्या है, ये तो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है, तो फार्मर तो अब ये होंगे ना, वो तो सोचेंगे ना इससे ज्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, तो यहाँ से मोनोकल्चर स्टार्ट होता है। और अर्चना, अर्चना भी थोड़ा बोल लेना, कोमल बोले, अर्चना। यस मैम। हाँ बोलो भाई, कुछ भी बोलो, तुम लोग डिबेट हो रहा है ना, तुमको कैसे लग रहा है? मनीषा जो बोली ना कि यहाँ मोनोकल्चर की बात हो रही है, और फिर मोनोकल्चर से लोग को पॉपुलेशन पर बात आ गए, हम लोग पॉपुलेशन बढ़ता है, कैसे इसको कैसे कोरिलेट करिएगा? बोलिए, कुछ भी बोलिए। अच्छा मोनोकल्चर के बारे में ही बोलिए। अभी जो इतनी बातें हुई तो आपको क्या समझ में आया मोनोकल्चर से? क्या हुआ अर्चना? यस मैम। बोलो, कुछ भी बोलो। मोनोकल्चर से क्या समझी? कहाँ रहती हो तुम? गांव में रहती हो कि शहर में रहती हो?
नहीं मैम, मैं शहर में हूँ अभी। अभी हो? गांव में घर है ना? यस मैम। तो गांव जाती हो ना? यस मैम। तो फिर वहाँ की खेती के बारे में बताओ, क्या समझी मोनोकल्चर से, कुछ भी बताओ। अभी जो इतनी बातें हुई, मोनोकल्चर के बारे में जैसे कि किसान एक ही खेती को बार बार करते हैं, तो उसका मतलब ही हाँ ठीक बोली, ठीक बोली। इसीलिए ठीक बोली उनका बात। फसल बर्बाद होते जा रहा है। मतलब एक ही खेती को बार बार नहीं करना चाहिए। एक ही खेत में हाँ। कुछ अलग अलग लगाया जाए खेती में, जैसे कि अच्छा। उनका भी लाभ हो और शहर की और आए तो मतलब ठीक है। शहर की जरूरत भी पूरी हो। ठीक है। हाँ बढ़िया, कितना बढ़िया तो बोली। चलो कोमल, कोमल। यस मैम। हाँ बोलो, क्या समझी? ये लोग इतना जो बोले जा रहा है, लोग बताओ, तुमको बोलने का मौका ये नहीं दे रहा है बहुत लोग। ठीक है, हाँ? पूछिए। चलो बताओ क्या समझी। मोनोकल्चर से क्या समझ में आया? मैम जैसे कि अब भारत का 70% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है, और मतलब इतनी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है जिसके वजह से एक ही मतलब खेत में एक ही तरह के फसल बार बार मतलब फसल को लगाया जाता है, जिससे वहाँ मतलब क्या मतलब अच्छी फसल होने की जो गुणवत्ता होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, बढ़िया, कितना बढ़िया बोली। और कोई? संजना, मनीषा जो बोली कि मोनोकल्चर के कारण शहरों पे दबाव ज्यादा पड़ रहा है, उसको क्या समझ Yes, में ma'am. आया? उसका मतलब क्या है? मैम इसका मतलब यही है मैम कि शहर में तो पहले खेती हो नहीं पाता है मैम, और वो लोग गांव पे ही निर्भर होते हैं कि गांव वाले ही कृषि है वो किसान लोग जो भी है वो खेती करके और गांव तक वो अपना प्रोडक्शन पहुंचाएंगे। और इसकी वजह से मैम और जब नहीं हो पा रहा अच्छे से खेती, तो शहर वाले लोगों को भी नुकसान है मैम एक ही खेती को बार बार करने से, क्योंकि शहर में खेती नहीं हो पाता है और उन लोगों का पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। और कोई? मनोज जी। जी हाँ जी मैम, बोले ना मैम। एकल खेती का मतलब यही हो गया कि जैसे किसान जैसे गाँव में खेती कर रहा है, अगर बाई चांस जैसे कि हम ईख उगा रहे हैं, अब बाई चांस ईख नहीं हुआ तो मेरे पास पूंजी नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसीलिए वो लोग शहर में चले आते हैं कि 2 पैसा कमाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम उतना खेती करेंगे। इससे कहने का मतलब यही हुआ कि एकल खेती में करने से नुकसान भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा और फायदा भी उन्हीं को करना पड़ेगा। अब जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में ज्यादा उगा के लिए खाद का पूरा उपयोग करते हैं कि फसल मेरा जल्दी हो जाए। जहाँ फल हमको 9 महीना में तैयार होना हो 6 महीना में तैयार हो जाए। साल भर में जहाँ हमको 2 फसल देना है तो कोई 3 फसल भी दे देता है। खाद पोटासियम ज्यादा आएगा, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा आ जाएगा, तो उर्वरक उसमें मिट्टी का जो है मिट्टी में जो है जिस्म का मात्रा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है कि वायुमंडल में नुकसान होता है। कभी कभी है कि जिससे कि कोई भी फसल है, अब गेहूं रोपे, गेहूं में है कि मतलब बीज अच्छा होबे नहीं करता, मेरा खाली इसी तरह का रह गया, तो क्या करते हैं उसको काट के खेत में ही जला देते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी होता है मैम। चलिए, और कोई? हेलो, हाँ मैम, मैं यही सब बोलूँ बात। मैम? यस मैम। मैम हाँ हाँ मैम, ये मोनोकल्चर जो है ना मैम, सॉइल का जो नेचुरल मेकअप होता है मिट्टी का, उसको बिगाड़ देता है, क्योंकि ये अर्थ जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये नेचर जो है, ये हर चीज बैलेंस करके रखा है कि अगर किसान अगर एक ही जगह पे बहुत ज्यादा एक ही तरह का फसल उगाने लगे तो होगा क्या कि वो सर्टेन जो न्यूट्रिएंट है उसको वो लेगा जमीन से, और उतना मात्रा में वो जमीन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी वो हम लोग ज्यादा वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए
हम लोग ज्यादा एक ही तरह के फसल उगा दिए, जिससे हो गया कि जो नेचर का जो बैलेंस है, जो नेचुरल मेकअप है उसका, कि अच्छा एक फसल आए ये ले रहा है, अगर नाइट्रोजन ले रहा है तो उस नाइट्रोजन का यूज कोई दूसरा करेगा, तो वो यहाँ पे बिगड़ जाता है मोनोकल्चर में। वो हम लोग खुद बिगाड़ देते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करना, वो यहाँ पे भी दिखता है मैम मोनोकल्चर में भी। अपनी जरूरत स्वार्थ में जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, तो ये होते आ रहा है, और इससे हमारा क्लाइमेट प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे चीज प्रभावित हो रहे हैं इससे, ये क्लाइमेट ही नहीं कह सकते, हर चीज, हमारी मिट्टी भी बर्बाद हो रही है। और उस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज कर देते हैं, और जो कि आगे चल के कितना खतरनाक होता है वो हम सबको पता है मैम। वो मिट्टी को एकदम बंजर बना देते हैं एक टाइम पे। यस मैम। और कोई इसमें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मोनोकल्चर में क्या होता है कि एक ही क्रॉप जो रिपीटेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें क्रॉप रोटेशन नहीं होता है, तो इसका सबसे बड़ा जो है कारण होता है कि किसान को बैकअप नहीं मिल पाता। मान लीजिए कि हम अगर एक ही फसल उगाते हैं, सपोज कि जो फेल हो गया, मैं एक केस स्टडी लेता हूँ आइलैंड का। वो 1845 में एक बार हुआ था, जो हम पोटैटो हम अपने यहाँ यूज करते हैं, जो उगाते हैं, वहां पर उसे लंपिंग कहा जाता है। तो उसी तरह का वहां पर वो उगाते थे और लार्ज स्केल पर उगाते थे, यानी एक ही तरह के फसल वो उगाते थे। तो क्या हुआ कि किसी कारणवश, क्योंकि हम जानते हैं कि खेती जो है बहुत कारणों पर निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर है, क्योंकि बारिश कम हुई, या मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर सही नहीं है, या मान लीजिए तूफान आ गया, तो उससे क्या होगा। तो क्या हुआ कि उस साल जो 1845 में आइलैंड में क्या हुआ कि वो सारा पोटैटो का जो खेती करने वाले किसान थे उसका वो फेल हो गया, यानी कि पूरा क्रॉप ही फेल हो गया। तो क्या हुआ कि क्रॉप फेल हो जाने से क्या हुआ कि वो रिपीटेशन एक ही करते थे और एक ही पर निर्भर थे, तो उनके पास बैकअप नहीं था। तो क्या हुआ कि वहां पर जो है सो आपको मास स्टार्वेशन, और वो 1-2 दिन नहीं, हमको लगता है कि 1845 से 49 तक वो मास स्टार्वेशन चला, यानी कि लोग भूखमरी तक चले गए और यहाँ तक कि डेथ होने लगा, यानी कि इसमें बैकअप सिस्टम नहीं मिलता है। अगर हम कहें कि सिंगल अगर, क्योंकि एकल खेती के बारे में अगर कहें, और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है मैम कि इसमें जो है सो, क्योंकि छोटे किसान को इसमें फायदा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें सर्टेन जो कैटेगरी है उसका केवल खेती जो है हाई प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो क्या होता है कि बड़े किसान तो प्रॉफिट कमा लेते हैं, और दूसरे जो छोटे किसान है जो टमाटर उगाते हैं, मान लीजिए कि जो हमारा डेली वेज का जो साग सब्जी उगाते हैं, मान लीजिए साग का कीमत कितना रहता है, 10 रुपए किलो रहता है। अब मान लीजिए उसकी कीमत जबकि होनी चाहिए 40 रुपया से कम नहीं होता है, 40 रुपया रहता है। हाँ, मैंने कहने का मतलब गाँव में 10 रुपए, गाँव में 10 रुपए गाँव से मेरा कहना ये उनको वो कीमत नहीं मिलता है। हाँ, मेरा कहना ये कि जो छोटे किसान, मैं एक एग्जांपल लिया, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे कि उनको हम सुनते हैं कि मान लिया हरियाणा में या हमारे देश में कहीं पर लोग क्या कहते हैं कि अपने फसल को खेतों में छोड़ दिए, टमाटर को खेतों में छोड़ दिए, क्योंकि जितना उनको लाने में समय लगेगा, जितना उनको पूंजी लगेगा लाने में मार्केट तक, उतना उनको कॉस्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक खामियां कहीं ना कहीं मिलती है मोनोकल्चर से। अगर फसल रोटेशन होगा तो सभी लोग अगर बराबर ढंग से अगर रोटेट करके फसल कर रहे हैं तो सबको कुछ न कुछ फायदा होगा। तो यहाँ पर मोनोकल्चर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी को किसानों को प्रमोट करता है, जो कि ज्यादा मतलब कि प्रॉफिट कमाने वाले उनको। तो ये दूसरा फैक्टर। तीसरा जो फैक्टर इसमें है, क्योंकि यहाँ पर हाई यील्डिंग चाहते हैं और हाई फर्टिलाइज का यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है पानी की खपत ज्यादा होती है, और पानी की खपत को पूरा करने के लिए हम क्या होता है बायोफ्यूल का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा बायोफ्यूल क्या है, वो हमारा लिमिटेड स्कोप में, अगर हम ज्यादा से ज्यादा मोनो कल्चर का अपनाएंगे तो हमारा क्या होगा बायोफ्यूल्स की खपत हमको ज्यादा होगी। तो उससे कहीं ना कहीं हमको एक जो लिमिटेड स्कोप रिसोर्स है उसकी कमी होगी, और बाद में जाकर के उसका हमको खामियां भुगतना पड़ेगा। अभी कितना मिनट है रंजीत जी? बस मैम 2-3 मिनट बचा हुआ। अच्छा, तो 2-3 मिनट अब हमको लगता है कि इसको थोड़ा समेकित किया जाए। यस, कंक्लूड कर दीजिए मैम आप। इसको समेटा जाए। आप लोग, हाँ, आप लोगों के जितने लोगों की जो बातचीत हुई है ना, तो वो बातचीत से जो लगा कि 2 चीज, एक तो चलिए मोनोकल्चर का मेरिट और डिमेरिट जो हम लोग को दिखा। एक तो मेरिट जो बहुत अच्छी बात बताए रंजीत जी कि ये सब जो है ना, जो बड़े किसान है ना, बड़े किसान को प्रॉफिट होता है, और इसमें जो छोटे या मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अब बड़े किसान को कैसे प्रॉफिट होता है कि उसी बीज में वो कई साल तक, 2 साल 3 साल या कई साल तक
उसी बीज से काम चलाते हैं और ये को काटते रहते हैं। जैसे आप गन्ने की बात कर लें, मिंट की खेती भी इसी प्रकार की होती है कि एक बार लगा दिया गया, कई साल तक उससे उसको काटा गया। हम लोग जानते थे कि नील की खेती भी लगभग वैसे ही होती थी, और इसे क्या कि एक बार जो लगातार काटा जा रहा है तो वाकई में उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो जा रही है। आप लोगों में से शायद हमको लगता है सबीना या और किसी ने भी कहा कि जो हमारी मिट्टी को जो है ना बहुत ज्यादा उर्वरक हमारे जो वो चेरा लीच जो चेरा जो अर्थवर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खेती करने में सहायता करता है उसको भी नष्ट कर देता है ये, क्योंकि सहायता करती है, क्योंकि वो उसी मिट्टी को खाते हैं और फिर वो अर्थवर्म जो उसका जो क्या कहेंगे वो जो लैट्रिन करती है या जो भी कहिए निकालती है, रिसाइकलिंग प्रोसेस अपनाती है, रिसाइकलिंग प्रोसेस अपना खाती है, फिर निकालती है, फिर खाती है, और उससे क्या होता है ना कि मिट्टी एकदम ये हो जाता है, मैंने छन जाता है, मिट्टी का जो दर परत दर रहता है वो छन जाता है, और उससे क्या होता है कि वो उर्वरक बन जाती है। तो पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, हाँ नेचुरल मेकअप कर देती है वो जो अर्थवर्म है, मिट्टी का नेचुरल मेकअप करती है, नेचुरल मेकअप करती जाती है। लेकिन इस ये में अब हम लोग तो क्या है उर्वरक शक्ति तो हमारी खत्म हो रही है, लेकिन उर्वरक चीज ज्यादा हो रही है, हम चीज ज्यादा पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, है ना, और इससे हमारी जमीन बंजर हो रही है, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा चीज है कि जो एक रंजीत जी ने कहा कि ये बड़े जमींदार टाइप के लोग और बड़े लोग, तो वाकई में कि उनकी तो पूंजी है ना, उनका चोरी होने का डर है न कुछ है, फिर अगली बार उनको होना ही है। लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, तो उनको रोजगार थोड़े ही समय तक मिलता है उस खेती में। अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण दें कि गन्ने की खेती, तो गन्ने की खेती जब कटाई होती है तो उनकी आवश्यकता उसी समय है, या थोड़ा सा जो किसी खेती में जो निकाई कहते हैं, निकाई जो थोड़ा सा खरपतवार रोक जाता है ना, तो उसी समय तक उनकी आवश्यकता होती है, या थोड़ी रोपनी की या थोड़ी सोनी की समय। बाकी समय में वो लोग खाली होते हैं, जब बाकी समय में वो खाली रहते हैं तो उनको तो रोजगार चाहिए, तो वो रोजगार की खोज में बाहर आते हैं। अब वो लास्ट में मैं इसे कहना चाहूंगा कि हर एक चीज का दो पहलू होता है, सिक्के के दो पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें हम मोनोकल्चर में हम नहीं, इसको थोड़ा सा ये एक मिनट रंजीत जी, थोड़ा मनीषा की बात को थोड़ा कोरिलेट कर दे हम। तो जो मनीषा का कहना था कि शहरी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन का दबाव पड़ रहा है, तो उसके पीछे वही कारण है कि जब शहर देहात में जो मोनोकल्चर है, तो मोनोकल्चर है कि कुछ समय के लिए ही उनको काम मिलता है, फिर वो काम की तलाश में वो शहरों की तरफ आते हैं, तो शहरों पे ये ज्यादा बोझ पड़ रहा है। वो जो बात आप लोग की तरफ से आनी चाहिए थी, उसी चीज को थोड़ा सा हम कोरिलेट कर रहे हैं। चलिए आगे बात बताइए मैम। इसमें लास्ट में एक चीज कि जो मोनोकल्चर है वो एकल खेती, उसकी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, लेकिन हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि वो हमको डिमांड है उसको भी पूरा करता है, तो उसको भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, और जो हमारा जो नेचुरल कैलेमिटी है, जो नेचुरल हमारा क्षति होता है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मोनोकल्चर का जो रिप्लेसमेंट होता है पॉलीकल्चर, यानी कि हमारे पास अगर 1 बीघा जमीन है तो हम उसमें आधा हम करें एकल खेती और कुछ में करें रोटेशन खेती, तो हम क्या होगा, और फिर हम एक्सचेंज करें एक दूसरे से, आधा इस बार किए तो फिर उसको दूसरे बार करें कि दूसरे में हम एकल खेती करें और दूसरे में हम दूसरा फसल करें। तो हम अगर रोटेशन करें, यानी कि पॉलीकल्चर का हम इस्तेमाल करें, तो हमको ये बैलेंस बना देगा, नेचुरल भी और हमारा जो डिमांड है उसको भी पूरा कर देगा मैम। तो ये हम लास्ट में और एक चीज ये है ना कि एक जो है ना कि हम जो पेस्टिसाइड जो उपयोग करते हैं, केमिकल जो उपयोग करते हैं, उसके अलग ये करके हम लोग जो क्या कहेंगे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खेती, हाँ। और सबके यहाँ जो बहुत सारे जानवर हैं, गाय गोरू हैं, उनके ये से करके, हालांकि सरकार के द्वारा भी, आपको ब्लॉक के द्वारा से भी इस तरह के वर्मी खाद तैयार करने के लिए या ऑर्गेनिक खाद करने के लिए सब्सिडी मिट्टी मिला के दिया जाता है, वो ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट नहीं रहता है मैम,
नहीं, वो आपको नहीं, अभी बहुत सारे गाँव में ये सब आपको वो तैयार करने के लिए आपको सब्सिडी दिया जाता है, छोटी राशि दी जाती है। उसका अपना ये रहता है कि आप एक गड्ढा बनाए, इतने इंच का गड्ढा होगा, इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, इतना करें, और ये बहुत ही आसान होता है। दूसरी चीज है कि इसके जो उसके बाद इसी ये गाय के गोबर से वो छिड़काव के लिए भी उसका भी एक सिस्टम, उसको कैसे छिड़काव के लायक बनाते हैं कि या गोमूत्र को और जो ये गोबर का पानी को कई प्रोसेस से करके लाया जाता है, उसका भी छिड़काव करने से वो कीड़े मकोड़े खत्म होते हैं। जो हमारा हम जो एकल खेत जो हमारा नेचुरल वेस्ट मटेरियल है, जो हमारा नेचुरल वेस्ट चीज है, उसको भी हम कहीं ना कहीं मैनेज कर करके हम खाद बना सकते हैं, कंपोजिट खाद बना सकते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद हम बोलते हैं। जैसे घर में जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी हम यूज करें तो हम उसका यूज कर करके हम उसको जो केमिकल है उसको कम कर सकते हैं। तो ये सब सारा सप्लीमेंट्री चीज है जिसको कि कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज है ना कि खेत में जो भी कुछ खरपतवार बचते हैं तो जनरली लोग क्या करता है ना कि उसको आग लगा देता है। उसको आग लगाने के बदले उसको सड़ाए, सड़ा कर उसका खाद बनाए तो वो उसकी उर्वरक शक्ति जो जमीन की रहती है वो बनी रहेगी। क्योंकि जो आप ये यानी खेतों में ही गड्ढा कर करके उसको दफना दिया जाए और उसके बाद कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि उससे कुछ फायदा मिल सके। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाए। इसको बहुत जगह ऐसा किया भी जाता है मैम। लेकिन थोड़े ये में किया जाता है, जैसे आज की परिस्थिति में भी है कि जैसे अभी है कि कोविड-19 में क्या है, सारे प्रिकॉशन के लिए तो लोग कहा जा रहा है, लेकिन आज सड़क पे चलिए तो कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं, नॉर्मल। तो उसी तरह से खेती की भी बात की जा रही है कि जो हम लोग वर्मी खाद के द्वारा या जैविक खेती करने की बात सब कहेगा हमको पता है या किया जा रहा है, लेकिन कितनी संख्या में? आप रोड पर देखिए तो मास्क कितनी संख्या में लोग लगा के निकल रहे हैं। तो ये सब चीज है कि लोगों को थोड़े पैसे, ज्यादा पैसे कमाने के ये में हम स्वास्थ्य विभाग को कितना पैसा दे रहे हैं, डॉक्टर को कितना पैसा दे रहे हैं, दवा पर हम कितना खर्च कर रहे हैं। और कुछ और क्या इस चीज को अब और किसी को कुछ कहना है या इसको हम लोग यहीं पे इस चीज डिस्कशन को समाप्त करते हैं, या हम लोग जो समेकित कर रहे हैं इसमें और किसी को कुछ कहना है? नो मैम। नो मैम। और कोई? चलिए तब इसको यही समाप्त करते हैं हम लोग। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपको भी धन्यवाद मैम। अरे रंजीत जी आपने भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। लेकिन सबको एक इसको कंडक्ट किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप लोग बहुत सारा काम धंधा छोड़कर जुड़े होंगे, और डिस्कशन बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। बहुत हेल्दी डिस्कशन रहा। आप लोग हेल्दी डिस्कशन रहा। हम लोग आगे भी इस तरह का करते रहे। चलिए अगली बार हम कंपोस्ट खाद पर चर्चा करेंगे। ओके मैम, बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी। थैंक यू मैम। आगे हम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। अब आगे से रंजीत जी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, हम लोग भाग लेते रहेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। मैम।